स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 के पॉइंट नंबर 4 की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें से हम 1, 2 और 3 पॉइंट्स पहले वीडियो में कर चुके हैं और ये इसका लास्ट 4 और 5th पॉइंट है जो आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है स्लो डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब किसी प्रकार की एक्टिविटी का ना होना, और जो एक्टिविटी हो रही है वो बड़ी स्लो और डाउन थी, बहुत कम हो रही थी। लेकिन एक एक्टिविटी ऐसी थी 90-20 एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिजल्ट इन लो प्राइजेस। 1920 के अंदर क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर जो था ना उसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों के पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं था और लोगों को जितने चाहिए था उससे ज़्यादा अनाज जो था यहाँ पे पैदा हो रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ कि जितना उनको चाहिए था वो तो लोग लेते थे, बाकी अनाज तो ख़राब हो गया ना। तो लोगों को अनाज ख़राब ना हो, लोगों से ज़्यादा बाय करें, इसलिए उसकी प्रोडक्शन की जो ओवर प्रोडक्शन होने के बाद का जो प्राइजेस था वो घटा दिया गया। Farmer tried to compensate by the producing even more lead to the further fall in the price for product total। मतलब में क्या था, जो फार्मर जो थे ना वो अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया भाई, उन्होंने और प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया कि चलो ऐसे करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं, हो सकता है कि इससे हमारी जो कमाई में इकोनॉमिक स्थिति में सुधार हो जाए। लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट पड़ गया भैया यहाँ पे। उसमें हुआ क्या, जो प्राइजेस थे वो पहले तो था ही ओवर प्रोडक्शन, अब और ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गया और जो गोडाउंस में माल पड़ा था वो पड़े सड़ गया, कोई इसको लेने नहीं आया, क्योंकि ना तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बायर्स, जो लोग थे ना तो खरीदने वाला था उसको, ना ही कोई उसे बेचने वाला था। तो जो प्रोडक्शन का जो सामान था वो अधिक हो गया, लेकिन वो कहीं न कहीं जाके खराब हो गया, सड़ गया, लोग उसे ले नहीं पाए। इस तरह से जो किसानों का जो सोचा था किसानों ने अपने लिए अच्छा करने का, वो उल्टा ही इफेक्ट हो गया उनके ऊपर। विड्रॉल ऑफ यूएसए लोन्स, जो लोगों को लोन दिया था यूएसए ने, विड्रॉल किया था अपनी तरफ से, वो क्या था उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको उसको अच्छी तरह से पढ़ना भी है, याद भी करना है प्लीज। मैनी यूरोपियन कंट्रीज वर डिपेंडेंट ऑन यूएसए लोन्स। बहुत सारी यूरोप की ऐसी कंपनियां थी जो डिपेंड करती थी किसके ऊपर, यूएसए के लोन के ऊपर। यूएसए उनको लोन देगा तो अपना काम करेंगे, बट यूएसए वेंडर्स पैनिक्ड। लेकिन जो यूएसए के वेंडर्स थे, जो लोन देने वाले जो लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में भी थे और चिंतित भी थे कि उनको लग रहा था कि लोगों के पास तो पैसा लौटाने के लिए है ही नहीं, तो हम लोन क्यों दे रहे हैं, जो लोन हम दे चुके हैं वो वापस कैसे आएगा। तो हुआ क्या, 90-20 यूएसए लोन्स अमाउंट $1 billion within a year. It was $250 million withdrawal of USA loans। अब लोगों का क्या था कि जो लोन जो था ना प्रोवाइड, जो एक साल में $1 बिलियन होता था, वो लोगों के कंडीशन को देखते हुए वो कितना कर देगा, $1/4 बिलियन, मतलब क्वार्टर 1/4 कर दिया। इसका इफेक्ट और भी बुरा पड़ गया यूरोपियन कंपनी के ऊपर। किस लिए, क्योंकि उन्होंने लोन देना बंद कर दिया। जो लोन से जो कंपनियां चलती थी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ यूरोप की सारी कंपनियां डिपेंड करती थी यूएसए के लोन के ऊपर। इफेक्टेड मैनी कंट्रीज, यूरोप, बैंक्स एंड करेंसीज। अब उसमें मैनी कंट्रीज जो थी यूरोप की, उनमें क्या हुआ, जो बैंक्स जो थे ना वो बंद हो गए और जो करेंसी जो थी वो कोलैप्स हो गई। यहाँ पे करेंसी जो थी कोलैप्स हो गई, क्योंकि करेंसी कोलैप्स होने का रीज़न ये था कि अब कोई करेंसी, जब कोई लोन ही नहीं देगा तो करेंसी चलेगी नहीं, और जब चलेगी नहीं तो कोलैप्स ही होगी ना। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश पाउंड स्टेरिंग क्रैश्ड। एक ब्रिटिश की पाउंड स्टेरिंग एक करेंसी होती थी, वो भी इसी वक्त जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, एक करेंसी थी, ये तो यूएसए के अंदर जो चलाई जाती थी, वो भी इस वक्त कोलैप्स हो गई, बंद हो गई। एग्रीकल्चर मार्केट स्लम्प्ड इन द लैटिन अमेरिका। यूएसए ट्राइड टू द प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमिक। यूएसए ने क्या किया, अपने जो एग्रीकल्चर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बाय किसमें, लैटिन अमेरिका के अंदर, बाय डबलिंग इट्स इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, ताकि जो इनकम का साधन जो बढ़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि उनके जो कंडीशन सुधर जाए। लेकिन इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला था नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, तो चाहे ड्यूटी जितनी मर्जी बढ़ा लो भैया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूएसए वाज मोस्ट सेवलिंग इफेक्ट ऑफ द डिप्रेशन प्राइस बाय द फेलिंग। अब हो क्या रहा था कि जो यूएसए के अंदर जो प्राइसेस वो दिन ब दिन घटते ही जा रहे थे और यूएसए बहुत बड़े डिप्रेशन का सामना कर रहा था भाई। यहाँ से यूएसए तो बहुत परेशान हो गया था चीज़ों को लेके। यूएसए बैंक डोमेस्टिक लैंडिंग कार्ड
बैंक लोन्स। अब जो जो लोगों को लोन दिया हुआ था वो भी वापस नहीं आ रहा था। अब वो लोगों को लोन देने के लिए वापस बुलाने लगे, पर लोन जो चुकाने के लिए लोगों के पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि किसी प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रहा था ना उस वक्त। तो हाउस होल्ड इनकम फॉल, many were not in the position to repay loan for the house and white goods। जो घरों से जो इनकम आती थी ना लोगों को, यूएसए को जो घरों से इनकम आती थी वो भी बंद हो गई। कैसे इनकम आती थी? क्योंकि लोगों ने उनसे लोन ले रखा था, किसके लिए? घर बनाने के लिए, और वाइट गुड्स मतलब वॉशिंग मशीन के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब लोगों के पास कमाई का साधन तो था नहीं, तो वो रीपे नहीं कर पा रहे थे, उनकी पोजीशन नहीं थी कि वो रीपे कर पाए। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोग बेरोजगार हो गए। बैंक अनेबल टू कलेक्ट लोन्स, और जो बैंक था वो अनेबल हो गया कलेक्ट करने के लिए लोन्स को, लोगों से लोन वापस लेने के लिए, क्योंकि कोई रिश्ता ही नहीं था। कुछ पैसा होगा तो लोन देंगे ना लोग वापस। अब लोगों के पास पैसा नहीं, तो लोगों को क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार कुटाई होगी, जेल भेज दिया जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो लोग वो जो लोन था ना वो पे नहीं कर पाए वापस अमेरिका को। थाउजेंड ऑफ यूएसए बैंक्स एंड बैंकक्रप्ट। क्या हो गया कि बहुत हजारों के अंदर जो बैंक्स थे ना, जो वो बैंकक्रप्ट हो गए। लोग जो हजारों में जो लोग थे वो बैंकक्रप्ट हो गए, जिन्होंने लोन ले रखा था वो लोन लौटा नहीं पाए। 1933 4000 बैंक्स क्लोज। 1933 में क्या हुआ कि 4000 के आसपास जो बैंक्स थे वो बंद हो गए। क्यों? बैंक तो बंद होना स्वाभाविक था, कोई लोन कोई किसी को दे नहीं रहा था, लोन लेने की किसी की हिम्मत नहीं थी, और करेंसी खराब होती जा रही थी, बिजनेस था नहीं। तो जो बैंक का 4000 जो बैंक्स थे उनका बंद होना स्वाभाविक था उस कंडीशन में। बिटवीन 1920 1932 की बात है, ये 1929 से लेकर 1932 के बीच की बात है जब ये सब कुछ हो रहा था। उसके साथ साथ 1,10,000 कंपनियां ऐसी थी यूएसए के अंदर जो कि क्लोज हो चुकी थी, बंद हो गई थी, कोई काम करने को राजी नहीं था, और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही थी, लोगों के पास पैसा नहीं था कंपनी चलाने के लिए। रिकवरी बिगेन बाय 1935, लेकिन 1935 के अंदर इसकी रिकवरी हो गई फिर से। मतलब यूएसए ने अपने आप को फिर से क्या किया, उभार लिया। कुछ ऐसी कंडीशंस की यूएसए ने कि अपने आप को फिर से रिकवरी के लिए लोगों से उन्होंने धीरे धीरे करके पैसा लिया, लोगों को काम देना शुरू किया, और 1935 के अंदर क्या हुआ, फिर से जो लोग थे वो रिकवर करके बिगेन एक बार से फिर से शुरुआत करनी शुरू कर दी यूएसए ने। लेकिन यूएसए ही नहीं, हमारा जो 5th पॉइंट है इसमें हम देखेंगे कि इंडिया इज ग्रेट डिप्रेशन। इंडिया को भी ग्रेट डिप्रेशन ने घेर रखा था, इंडिया भी बहुत बड़ी ग्रेट डिप्रेशन का सामना कर रहा था। कैसे? इसमें क्या था, डिप्रेशन अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमिक एज वेल बिटवीन द 1920 1934। ठीक उसी तरह इंडियन जो इकोनॉमिक थी वो भी डिप्रेशन में थी यूएसए की तरह, जिस तरह कि वो 1929 से लेकर 1934 के बीच में था, ठीक इसी 1932 के बीच में था, ठीक उसी तरह 1928 से लेकर 1934 के बीच में तो इंडिया था वो भी इस इकोनॉमिक जो था डिप्रेशन का सामना कर रहा था। इंडियन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिकम नियरली हाफ। जहाँ भी इंडिया का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 100% होता था, अब वो सिर्फ हाफ रह गया, आधा हो गया, क्योंकि कोई खरीदने को तैयार ही नहीं थी चीज़ें। वीट प्राइस फेल बाय द 50%। जो अनाज था उसका जो प्राइसेस था वो 100% से घट के कितना हो गया, 50% हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही घट के आधा हो गया, तो प्राइसेस तो आधे होंगे ना, स्वाभाविक है। फेलिंग प्राइस ऑफ द फॉर्म प्रोडक्ट, स्टिल गवर्नमेंट डिमांड सेम रेवेन्यू फॉर द फार्मर्स। लेकिन इस दौरान जो गवर्नमेंट थी ना वो अत्याचार करती, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस के ऊपर। उनको इनसे कोई मतलब नहीं था कि उनका जो व्यापार आधा हो गया, 50% प्राइसेस घट गई। वो सेम डिमांड कर रही थी उनसे कर की, जो कर वसूल करती थी वो कहती थी कि आपको वो रेवेन्यू जो है वो कर जो है पे करना पड़ेगा किसानों को। और जो किसान जो थी ना, जो फार्मर थी, फार्मर वाज सफरिंग इन द सिचुएशन। जो किसान इस गंदी सी कंडीशन से बहुत बुरी तरह जूझ रहे थे बेचारे, कि उनके पास बेचारे के पास ना तो कुछ कल्टीवेशन करने के लिए पैसा था, ना कुछ करने के लिए था उनके लिए, और फिर भी बेचारे पे ही नहीं कर पा रहे थे, बस अंग्रेजों की जो अत्याचार थे वो सहते जा रहे थे। फार्मर फोर्स टू द यूटिलाइज देयर सेविंग। अब उन्होंने क्या किया, जो फार्मर को जो लोन दिया हुआ था ना कंपनीज ने, ब्रिटिश कंपनीज ने उनको खेती वेती करने के लिए या कुछ अन्य काम के लिए, तो उन्होंने क्या किया, और रेवेन्यू जो उनका कर था उसको पे करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, किसानों को कहा भाई अपनी जमीनें बेचो, अपनी ज्वेलरी बेचो, जो मर्जी करो, हमें अपना रेवेन्यू दो, अपना जो रेवेन्यू आपको मतलब कर देना पड़ेगा।
अब लोगों ने उनको अपनी ज्वेलरी और अपनी लैंड देनी शुरू कर दी। दस इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्ट ऑफ द प्रीशियस मेटल। अब जो इंडिया जो था ना, प्रीशियस मेटल का मतलब होता है सोना चांदी का एक्सपोर्ट करने वाला एक माध्यम बन गया था। होता क्या था, जो लोग उनको सोना चांदी देते थे ब्रिटिश को, ब्रिटिश दूसरी कंट्रीज के अंदर उसको अच्छे और दुगने दाम में बेच देते थे। अब जहाँ पे प्रोडक्शन दूसरी चीज़ों की घट गई थी, वहाँ पे किस चीज़ की प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई थी, मेटल्स मतलब सोना चांदी की। जो भी उनसे मिलता ज्वेलरी वगैरह, तो उससे वो उसका मतलब गुजारा करते थे, अपना जो सर्वाइव करते थे। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले। और जो भारत क्या बन गया था उनके लिए, एक मेटल का सोर्सेज बन गया था व्यापार करने का। डिप्रेशन proved less green for the urban dwellers. Price fell. Urban dwellers and salaried people found the life much earlier. लेकिन इसका जो डिप्रेशन का सामना सिर्फ सिंपल जो आदमी थे वही कर रहे थे, ग्रामीण लोग कर रहे थे। इसका अर्बन डिवेलपर्स मतलब शहरों में रहने वाले लोगों पे और जो लोग सैलरी ले रहे थे उन पे कोई असर नहीं था, क्योंकि उनके पास काम था, धंधा था, वो अपनी ड्यूटी पे जाते थे, मस्ती से काम करते थे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था और सरकार उन्हें पे कर रही थी, सैलरी दे रही थी। लेकिन हुआ क्या, ये सब कुछ देखने के बाद जो भारत के नेशनलिस्ट लीडर थे, जो नेता लोग जो थे भारत के नेशनल से जुड़े हुए थे, उन्होंने प्रेशराइज गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि भैया आप एक काम कीजिए, आप ना इंडस्ट्रीज प्रोटेक्शन व्यू लेट टू द इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्रीज। आप एक काम कीजिए, जो इंडस्ट्रियल हैं, जो लोग हैं, उनको आप एक काम कीजिए, आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भाई इन्वेस्ट कीजिए, उसके अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जो इंडस्ट्रीज जो लोग हैं उभर कर सामने आ सके, वो ग्रो कर सके, वो तरक्की कर सके। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 3 का लास्ट पॉइंट था। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, बार बार सुनिएगा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। कल हम शुरू करेंगे हमारा इसी चैप्टर का टॉपिक नंबर 4, जो कि लास्ट टॉपिक है। थैंक यू।